हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। सीटेट जुलाई 2023 को टारगेट करते हुए दोस्तों मैं आपके लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 10 प्रश्न होते हैं दोस्तों, और ये 10 प्रश्न आपके पिछले ईयर में जो भी सीटेट में आए हुए प्रश्न होते हैं दोस्तों वो होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए सांस्कृतिक उपकरणों, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है संतुलीकरण, या ऑप्शन डी है गुणारोपण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की ने दोस्तों किसका दिया था, तो सोसाइटी के ऊपर बताया था दोस्तों, समाज, कल्चर के बारे में, और लैंग्वेज, भाषा के बारे में बताया था दोस्तों। ठीक है, तो सोसाइटी समाजीकरण के बारे में बताया था, कल्चर संस्कृति के बारे में, और भाषा के बारे में जोर दिया था दोस्तों। तो लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के किस पर महत्व देती है जो दोस्तों, किस पर जोर देगी, ये देगा आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि अभिप्रेरणा पर नहीं देता दोस्तों, इतना संतुलीकरण पे, इतना जब हमारी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है दोस्तों तो सांस्कृतिक उपकरणों पर ही जोर देगा। किस पर, सांस्कृतिक उपकरणों पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट की बात हो रही है दोस्तों, तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन ए विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बी है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, सी है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, डी है विकास बहुआयामी होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। आइए देखते हैं। अगर हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की, तो ऑप्शन ए है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। विद्यालय से थोड़ी है विकास का मतलब, विद्यालय और इससे अलग जो है सभी से विकास का मतलब होता है दोस्तों, सभी कनेक्टिव विकास। तो और जहाँ पे मैंने आपको बताया था केवल जहाँ पे आ जाए तो वो अपना आप ही गलत हो जाता है दोस्तों। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जहाँ पे भी हमारा केवल बढ़ा जाता है वो ऑप्शन हमारा गलत ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, ये तो गलत है दोस्तों। बाल्यावस्था के दौरान ही थोड़ा ना होता है, बाल्यावस्था है, हमारी किशोर अवस्था है, प्रौढ़ावस्था, सभी में हमारे विकास होता है दोस्तों। विकास तो हमारी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, विकास तो हमारी गर्भ से लेकर और मृत्यु तक आपका विकास ही चलता रहता है। ठीक है, विकास तो आपका किशोरावस्था तक, जन्म से लेकर हमारे किशोरावस्था तक विकास होता है, फिर आगे हम कुछ ना कुछ आदमी सीखता ही रहता है दोस्तों। सी विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। नहीं दोस्तों, कैसे हो जाएगी दोस्तों समान, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि विकास की दर जो है बाल्यावस्था में अलग होती है, किशोर अवस्था में अलग होती है, प्रौढ़ अवस्था में अलग होती है। तो समान कैसे हो गया दोस्तों सभी के लिए। अब डी है विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही है, मल्टी डायमेंशन होता है दोस्तों विकास। डी बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन के अनुसार डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में कौन सा सही है, विकास बहुआयामी होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दिव्यांगजन, क्या दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन है छात्र जिसका शरीर है, बी है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, सी है विकलांग छात्र, या डी है मंदित छात्र। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। अगर हम बात करें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, एक तो ये आपको याद रखना है, ये एक्ट कब का दोस्तों, 2016 का है। पूछा जा सकता है आपसे, 2016 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन पहला क्या था, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। नहीं दोस्तों, हम इसे नहीं कह सकते ऐसा किसका अशक्त शरीर है, हम इसे अलग से पॉइंट आउट थोड़ा ना कर देंगे। ठीक है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, ये हो सकता है दोस्तों, क्योंकि शारीरिक दिव्यांगता ही तो है, माइंड से थोड़ी दिव्यांग है वो। ठीक है, जिसका दिमाग अच्छा हो, मान लो शारीरिक दिव्यांग है पर
दिमाग से अच्छा हो दोस्तों, ठीक है। सी विकलांग छात्र और डी है मंदित छात्र। तो मंदित थोड़े जो विकलांग है जरूरी है मंदित छात्र होगा, नहीं दोस्तों। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अनुसार सबसे प्रेफरेट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ये होगा आपका आपका बी आंसर, जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। बी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है दोस्तों। तो कॉन्सेप्शनल जो आपकी चीज़ें होती हैं उनमें कौन सी बढ़ोतरी करने में सहायक होंगी दोस्तों, देखेंगे। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, बी है अन्वेषण और संवाद, सी है पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा छात्र, और डी है बराबरी परीक्षाएं। तो क्या होगा दोस्तों सही आंसर, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा। अगर हम प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा कराएंगे तो ज़्यादा हमारी संकल्पनात्मक पे, ज़्यादा समझ पे हमारा बढ़ोतरी इतना नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है। हो सकता है बी है अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद करवाएं हम, तो अन्वेषण तो हम इमिटेशन करवाएंगे दोस्तों, अन्वेषण तो इंक्वायरी, और संवाद कराएंगे तो ये आपका बिल्कुल ये हो सकता है दोस्तों ऑप्शन बी भी। सी देखते हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा छात्र, तो ये बिल्कुल गलत हो, पाठ्य पुस्तक नहीं हो सकता दोस्तों। और डी है बराबरी बारंबार परीक्षाएं, परीक्षाएं भी हमारे बारंबार नहीं करा सकते दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारे ऑप्शन है हमारे ए और बी में, तो कौन है दोस्तों सबसे ज़्यादा, अगर हम देखें मोस्ट क्वेश्चन कौन एप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है। अगर हम बात करते हैं संकल्पनात्मक समझ में, तो अगर हम अन्वेषण और संवाद देखें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि अन्वेषण और संवाद हम जितने ज़्यादा करते हैं हमें उतना ही समझ हमारी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमें नई नई चीज़ के बारे में पता लगता है और हमारी संकल्पनात्मक जो समझ होती है उसमें हमें बढ़ोतरी करने में हमारा क्या होता है, सहायक होती है दोस्तों, ठीक है। तो अन्वेषण और संवाद हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो हमारे मूल्यांकन पद्धति हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, बी है योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, सी है विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, डी है विद्यार्थियों को नामांकित करना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, ए है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ये दोस्तों पहचान हम कर सकते हैं, बट ये हमारा मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य नहीं है दोस्तों। अगर हम ये करेंगे तो बच्चों में क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे बच्चों करेंगे तो बच्चों में आपस में घृणा पैदा हो सकती है दोस्तों, ठीक है। ये गलत होगा आंसर। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, ये भी नहीं करेंगे दोस्तों। अगर हमने छोट कमजोर एक साथ कर दिए और इंटेलिजेंट एक साथ कर दिए तो फिर तो दोस्तों कमजोर क्या रहेगा, उसे तो कुछ पता ही नहीं रहेगा, वो तो और पीछे चला जाएगा, ये भी गलत है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सी विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। और डी है विद्यार्थियों को नामांकित करना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। और इसीलिए आप ऑप्शन से भी अपना आंसर दोस्तों सही लगा सकते हैं, इसलिए पहले आप ऑप्शनों को एलिमिनेट करना सीखिए, उसके बाद आप अपना जब ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे दोस्तों तो आप अपने सही उत्तर तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों और आप आंसर भी दे पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसके आधार पर वह दंड निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है और इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को
दूसरे दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा तो सही आंसर। अगर हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों। एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना है, एरर का विश्लेषण करना है दोस्तों। क्या होगा, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है? नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। केवल बढ़ा और त्रुटियों पर शोधन पर निर्भर नहीं होती अधिगम हमारी लर्निंग जो होती है। इसके आधार पर वह दंड निर्धारित कर सकती है। दंड का तो दोस्तों निर्धारित नहीं करना, दंड तो वैसे ही हमारे नहीं दे सकते बच्चों को। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। कि त्रुटियों को पहले समझ जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और डी देखते हैं, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों से अलग कर सकती है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि अधिगम की सर्वोच्चता या अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है दोस्तों अधिगम की? कि संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। बी है कोई उत्तेजना कोई भय नहीं। सी है निम्न उत्तेजना उच्च भय। और डी है उच्च उत्तेजना उच्च भय। तो अगर हम बात करें लर्निंग की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है, ऑप्शन ए है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। बिल्कुल सही है दोस्तों, संतुलित उत्तेजना को उन्हें संतुलन कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है, और कोई भय नहीं हो, भय तो होना ही नहीं चाहिए। ये हो सकता है दोस्तों ऑप्शन ए। बी की बात करते हैं, कोई उत्तेजना नहीं है कोई भय नहीं। दोस्तों उत्तेजना नहीं है तो सीखेगा कैसे, ये तो गलत है, उत्तेजना तो जरूर होनी चाहिए। निम्न उत्तेजना उच्च भय, भय दोस्तों होना ही नहीं चाहिए, भय तो वो सीखेगा कैसे। और उच्च उत्तेजना और उच्च भय, उच्च उत्तेजना है पर उच्च भय है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। ठीक है दोस्तों, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? जो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है दोस्तों? विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना। बी है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सी है अनुकरण नकल दोहराना। और डी है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। तो डी हमारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अध्यापन अधिगम का सबसे महत्व प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना। नहीं दोस्तों, याद पे हम जोर नहीं देना, हमें समझ पे जोर देना है। किस पे, समझ पे। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही है, ये दोस्तों हो सकता है आपका आंसर। सी देखेंगे अनुकरण नकल दोहराना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। और बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, विश्लेषण क्यों नहीं करेंगे, अवलोकन हम बिना विश्लेषण के तोड़ ना कर देंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आंसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सारे समाजीकरण से आपके इसमें डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। समाजीकरण का, समाजीकरण हमारे दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राथमिक कारक होते हैं और द्वितीय कारक। तो आपको समझ में आ जाएगा प्राथमिक कौन सा होता है, द्वितीय कौन सा। देखेंगे, समकक्षी जो समाजीकरण के प्राथमिक कारण कारक है और परिवार सामाजिक का द्वितीय कारक है। बी है विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार प्राथमिक समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। सी है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण का द्वितीय कारक है। सी है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो सर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर है इसका। समाजीकरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए देखते हैं, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक है। नहीं दोस्तों, गलत है। परिवार तो हमारा फर्स्ट है दोस्तों, प्राथमिक में आता है। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है दोस्तों आंसर, बी इज द राइट आंसर। सी एस विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है
और समकक्षी सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, गलत है दोस्तों। जन परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्यालय सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। अच्छे से समझ के आंसर देंगे। बाल विकास में से तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन जन्म और माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म और किशोरावस्था, गर्भाधारण या माध्यमिक बाल्यावस्था, या गर्भाधारण और किशोरावस्था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? बाल विकास में गर्भाधारण से किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। आप बी और डी में कंफ्यूज होंगे दोस्तों, बी और डी में, पर अगर मैं बात करूँ आपकी बी और डी की, तो जन्म से किशोरावस्था तक तो चलता है, पर गर्भधारण से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों प्रक्रिया आपकी विकास की, बाल विकास की। तो बाल विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, बाल विकास में गर्भाधारण से और किशोरावस्था तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा प्रैक्टिस सेट लग रहा है और आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।